हाय एवरीवन। आज हम लोग यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई गई सिविल सर्विस परीक्षाओं का एक भाग है जिसको मेंस बोलते हैं। उसमें एक कंपलसरी पेपर है इंग्लिश का। लैंग्वेज पेपर होता है, 2 लैंग्वेज पेपर, एक इंग्लिश है जो कि कंपलसरी है और दूसरा है ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट मतलब ऑप्शनल लैंग्वेज जो आप चूज़ करते हैं। और ये सारे पेपर जो है वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। इनका मार्क्स काउंट नहीं होता मेरिट के लिए, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको पास नहीं करना है, पास तो आपको करना है। और इन पेपर की एक खासियत ये है कि ये सवाल ऐसे नहीं करते हैं जो आप सीधा सीधा बना लो, कि आप सोचेंगे कि तो लैंग्वेज ही है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, लैंग्वेज तो आता ही है। पर नहीं, ऐसा बात नहीं है। इसका सवाल जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम चालू करते हैं। मैं आपको सारे सही सही उत्तर दूंगा ताकि आप बाद में अपने आंसर्स को मैच कर सकें। ठीक है, तो पहले आप पॉज करके खुद ही आंसर लिखने का कोशिश करना। अगर आपको सही लगेगा तो फिर आप चेक करना, ठीक है ना। एसेज वगैरह का तो मैं नहीं बता सकता। तो पहला क्वेश्चन यही है कि राइट एन एसे इन अबाउट 600 वर्ड्स, किसी भी एक टॉपिक पे। ये 100 नंबर का है ना, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50 नंबर लाने हैं। ठीक है, और वो आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्या ही सवाल में है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम नीड्स ओवरहॉलिंग, नॉट रूरल और अर्बन, इंडिया नीड्स रर्बन ग्रोथ। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको चारों में से कोई सा भी एक टॉपिक उठाना है और उसके ऊपर 600 वर्ड्स का एक ऐसे लिख डालना है। अब 600 वर्ड्स का एक ऐसे तो आप लिख ही पाओगे क्योंकि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो। सबसे पहली बात कि ऐसे लिखने का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपको एक सीक्वेंस चाहिए होता है कि आप ऐसे लिखोगे कैसे। तो सबसे पहले आपको टॉपिक को डिस्क्राइब करना है। जैसे इफ रिलेवेंस ऑफ हिंदी एज ए नेशनल लैंग्वेज, तो आपको टॉपिक के बारे में बताना होगा कि इंडिया हैज़ नो नेशनल लैंग्वेज, इंडियाज़ ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर हिंदी, इंग्लिश एंड देयर आर अदर 22 लैंग्वेजेस। उसके अलावा भारत में 780 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जो कि विश्व में बस एक देश पापुआ के बाद आता है। मतलब पापुआ में 840 भाषाएं बोली जाती हैं, हमारे यहाँ पे 780 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज क्यों कंसिडर करना चाहिए? क्योंकि 42% पॉपुलेशन जो है वो हिंदी भाषा बोलती है। पर क्या ये ज़रूरी है कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए? हिंदी को नेशनल लैंग्वेज क्यों ना बनाया जाए? फैक्ट्स आपको देने हैं, नेगेटिव फैक्ट्स देने हैं कि हिंदी अगर नेशनल लैंग्वेज बनवा लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो बाकी सारे लैंग्वेजेस जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि बोडो और एसमीज, कोकबोरोक, ऐसे सारे जितने सारे लैंग्वेजेस है, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, अग्रिम नहीं कर रहे हैं। हमने हिंदी को अग्रिम कर दिया, बाकी सबको पिछड़ा दिया है। ठीक है, तो नेगेटिव फैक्ट्स देखने हैं। फिर एक सिनेरियो बनाना है कि इन केस व्हेन हिंदी विल बी कंसीडर्ड एज अ नेशनल लैंग्वेज, तो क्या सिचुएशन होगा। सिचुएशन ये होगा कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनवा दिया जाएगा तो सारे जगह पे ये एक कंपल्सन हो जाएगा। जैसे आज इंग्लिश हमारे लिए कंपल्सन है, ये सब्जेक्ट जो ये एग्ज़ाम जो हम दे रहे हैं, हिंदी को कंपल्सरी नहीं बनाया गया इस एग्ज़ाम में, इंग्लिश को कंपल्सरी बनाया गया। ठीक है, बिकॉज वी बिलीव दैट इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, एवरीवन नोज इंग्लिश। इसलिए तो ये सारे सिनेरियोज़ के बारे में बताना होगा कि हिंदी को अगर नेशनल लैंग्वेज बनाते हैं तो हम लोग को एक परेशानी ये होगा कि लोग हिंदी में ही बात करना ज़्यादा पसंद करेंगे। मतलब करना ही पड़ेगा उनको, चाहे फिर वो द्रविडियन लैंग्वेजेस क्यों ना फॉलो करते हों। क्योंकि साउथ के लोग, जैसे कि तमिलियंस हो गए या फिर कन्नड़ भाषा बोलने वाले हो गए, ये सारे लोग जो है अपनी भाषा बोलना प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट कोई भी, जैसे मैं खोटा बोलता हूँ अपने गाँव में, तो मैं खोटा बोलना ही पसंद करता हूँ अपने गाँव में। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी भाषाएं, भाषाओं की विविधता से, और अगर किसी एक भाषा को हमने नेशनल इंपॉर्टेंस दे दिया तो बाकी सारे लैंग्वेजेस पिछड़ी रह जाएंगे। ये एक ड्रॉबैक है। फिर बाद में हमें इन्फेरेंस देना है। इन्फेरेंस मतलब एट द एंड क्या होना चाहिए, इंडिया को नेशनल लैंग्वेज रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। अगर हमने हमने इतने सारे कंट्रीज है जिन्होंने नेशनल रिलीजन रखा है, अगर हमने सेकुलर बनने का प्रण ठाना है तो लैंग्वेजेस में भी सेकुलरिटी रखने का क्या प्रॉब्लम है। सेकुलरिटी रखते हैं लैंग्वेजेस में भी, कोई परेशानी नहीं है ना। तो ऐसे करके हमें बहुत 600 वर्ड्स में एक सुंदर सा ऐसे लिखना है। ठीक है, और ऐसे ऐसे ना इम्पोर्टेंट है ये कि ऐसे लिखने में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लिखना चाहते हैं। सोच आपका क्लियर होना चाहिए कि ऐसे का मतलब क्या है। कि अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में बोल दिया गया है तो आपको उसके सही गलत इमेजिनेशन में जाकर के फिक्शनल चीज़, सब चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। और तभी आप एक बहुत खूबसूरत सुंदर ऐसे लिख पाएंगे। ठीक है, तो आप अपना, ये तो तभी हो सकता है अगर आप रीड करते हो मैक्स टू मैक्स चीज़। जैसे कोविड-19 पैंडेमिक एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे आईटी सेक्टर्स बूम किया था
और बाकी सारे सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, एफएमसीजी सेक्टर्स बढ़िया चल रहा था। तो ये सब चीज़ के बारे में, हेल्थ सेक्टर्स बहुत अच्छा चल रहा था। ये सब चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ैक्टली हुआ क्या है। नो रूरल और अर्बन, और इंडिया नीड्स अर्बन ग्रोथ, मतलब कि रूरल और अर्बन को हम लोग क्या करते हैं ना, ज़्यादा चीज़ को डिस्टिंक्ट करने की कोशिश करते हैं, अलग-अलग बाँटने का कोशिश करते हैं, ठीक है? मतलब हमने डिसेंट्रलाइजेशन से बहुत फ़ायदा भी है, लेकिन घाटा भी उतना ही है कि हम अपने आप को पृथक समझते हैं, सेग्रीगेटेड समझते हैं समाज से। अगर हमने ये रिज़र्वेशन सिस्टम ना रखा होता तो एक परेशानी ये होता कि जो पिछड़े लोग हैं वो लोग पिछड़े ही रह जाते हैं। लेकिन अब रिज़र्वेशन कर दिया है तो हमने एक बायस ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है रिज़र्वेशन के नाम पे। जो बायस ऑलरेडी क्रिएटेड था, उसको हटाने की जगह हमने उस बायस को ऑथोराइज़ कर दिया है, लीगली एक नाम दे दिया है, ठीक है? तो यही सीन है, ठीक है? तो इसके बारे में हमें, मतलब आप लिखोगे तो आप एक काम कर सकते हो कि आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर मेल कर सकते हो ऐसे को, ताकि मैं चेक करके आपको वापस रिप्लाई बैक कर सकूँ। तो ये आप काम कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बहुत टाइम लगा दिया। रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड राइट योर आंसर्स टू द क्वेश्चन दैट फॉलो इन क्लियर, करेक्ट एंड कंसाइज लैंग्वेज। तो ये पैसेज पढ़ करके आपको सही-सही आंसर देना है, ठीक है? वो तो फिर आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या एग्जैक्टली आंसर होना चाहिए, ठीक है? इसके ऊपर मैं जाऊँगा नहीं, ये आप खुद ही करना, ठीक है? अपने अगर आंसर लिख रहे हैं, अगर आपको आंसर चेकिंग कराना है तो आप ज़रूर मेल कर सकते हो मुझको। मेरा मेल आईडी मैंने ऑलरेडी दे रखा है, पर यहाँ पे कर सकते हो, sumitmadhukar25@gmail.com, है ना? अगला है प्रेसिस। तो प्रेसिस में ये है कि आपको इतना बड़ा सा ये पैराग्राफ, और क्या कहूँ इसको, ऐसे दिया हुआ है। इसको आपको 1/3 में लिखना है। मतलब ये 792 वर्ड्स का है। इसको 7 16 2 18 1 3 3 2 6 3 6 18 3 4 12 264 वर्ड में लिखना है, इतने बड़े से। पहले आपको पढ़ना होगा, आपको समझना होगा, सारांश निकाल करके आपको नया लिखना होगा। और इसके लिए आपको मिलेंगे कितने पता है ना? 3 घंटे। 3 घंटे हैं आपके पास, जो करना है कर लो। 300 मार्क्स, 3 घंटे, ठीक है? अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई साहब, क्योंकि उसका आंसर किसी को नहीं पता, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका आंसर आप सभी को पता हो। अगला सवाल है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शंस। अब आप क्या बोलोगे? पहले ही बार अगर देखोगे तो हैव यू ब्रॉट एनी मैंगोज, ठीक है? ये अजीब सा हटपटा लग रहा है ऐसे ही सुनने में, ये भाषा ही थोड़ा सा अलग लग रहा है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि डिड यू ब्रिंग सम मैंगोज, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं। लेकिन एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? हैव यू ब्रॉट सम नहीं होता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये एक इम्पेरेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग सम नहीं लगाते, हम लोग एनी लगाते हैं, ठीक है? हैव यू ब्रॉट एनी मैंगोज, ये होगा। और ये जो सेंटेंस है ना, ये इंटरोगेटिव है। ये कैसे पता चला? इंटरोगेटिव का मतलब है कि आप सवाल कर रहे हो। अगर एफर्मेटिव होता सेंटेंस, तो एफर्मेटिव मतलब ही नीड सम मैंगोज और गिव हिम सम मैंगोज। तो ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस, और एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम लोग सम लगा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैव यू ब्रॉट एनी मैंगोज, एनी, ठीक है? ये रट लेना कि हैव यू ब्रॉट एनी मैंगोज होगा। दूसरा है, द गंगा इज द सेक्रेड रिवर, सेक्रेड रिवर। तो अब सेक्रेड का क्या मतलब है? पायस, खूबसूरत, पवित्र नदी। तो गंगा एक पवित्र नदी है। यहाँ पे जब हम लोग द का प्रयोग करते हैं ना, तो द का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? तो द जो आर्टिकल है वो डेफिनेट आर्टिकल के लिए हम लोग करते हैं यूज। डेफिनेट आर्टिकल मतलब जैसे हम लोग किसी स्पेसिफिक के बारे में बात करें ना, तभी द सेक्रेड रिवर का मतलब यहाँ पे इसलिए गलत हो जाता है द, क्योंकि सेक्रेड रिवर सिर्फ गंगा नहीं है, ब्रह्मपुत्र भी सेक्रेड रिवर है, सिंध भी सेक्रेड रिवर है, तो ढेर सारे सेक्रेड रिवर, ठीक है? सुपरलेटिव डिग्री जब हम लोग लगाते हैं, जैसे द ताजमहल, उसको हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि ताजमहल पूरे विश्व में बस एक ही है। और यहाँ पे जब हम लोग सेक्रेड रिवर का बात करें तो हम लोग यहाँ द नहीं लगा सकते, क्योंकि देयर आर सो मेनी सेक्रेड रिवर। तो द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, द नहीं होगा, ठीक है? आंसर लिख लो, द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, ठीक है? आई एंड चेतन डिड ऑल द वर्क। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? आई एंड चेतन डिड ऑल द वर्क, ये जो प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आई, यहीं पे प्रॉब्लम है। मिटा देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा साफ दिखने के लिए। आई एंड चेतन डिड ऑल द वर्क, इट्स ओके, चेतन डिड द वर्क, फाइन। लेकिन ऐसे सेंटेंस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? 2 3 1,
या फिर 2 1, ऐसे हम लोग प्रयोग करते हैं। मतलब सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन का नंबर आता है जब हम लोग ऐसे सेंटेंसेस लिखते हैं तो, ठीक है। ऐसे नहीं होता है कि हम लोग जो है पहले 3 लिख दिए, फिर 2 लिख दिए, फिर 1 लिख दिए, या 1 2 3 लिख दिए, ऐसे नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग सेकेंड पर्सन लिखते हैं। सेकेंड पर्सन माने इफ सुमित, ठीक है, और यहाँ पे आयुष और यहाँ पे सेंगल, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो अब ये है सुमित और आयुष के बीच में वार्तालाप चल रहा है, ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और सेंगल है थर्ड पर्सन। तो सबसे पहले हम लोग सेंगल का नाम लिखेंगे। सेंगल मान ले कि कोई लड़की है तो लिखते हैं कि सी। सबसे पहले हम लोग थर्ड पर्सन नहीं, सबसे पहले हम लोग सेकेंड पर्सन लिखेंगे, मतलब आयुष, आयुष, सेंगल एंड देन सुमित, या फिर आयुष, सी एंड सुमित, ऐसे लिखेंगे। इसलिए यहाँ पे आई एंड चेतन नहीं होगा, चेतन एंड आई होगा, चेतन एंड आई डिड ऑल द वर्क। अब सही है ना? सही। अब दूसरा है कि ही सेड इट हिमसेल्फ। ही सेड हिमसेल्फ के जगह होना चाहिए ही हिमसेल्फ सेड इट, ठीक है। ही सेड इट हिमसेल्फ नहीं लग रहा अटपटा सा, सुनने में ही लग रहा अजीब सा। ही सेड इट हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ सेड इट। यहाँ पे जो वर्ड है हिमसेल्फ, वो डूअर का एक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ऐसे कुछ होना चाहिए, ही से हिमसेल्फ सेड इट, वो उसने खुद ही कहा, सेड इट। ब्लेस्ड इज ही दैट हैज फाउंड अ जॉब, दैट नहीं होगा यहाँ पे, आप ये पढ़ करके देखो, दैट, दिस दैट। ब्लेस्ड इज ही, वो ही ब्लेस्ड है जिसको जॉब मिला है, जिसने जॉब ढूंढा है, जिसने जॉब पाया है, ठीक है। हु, किसने पाया है, उसने पाया है, हु हैज फाउंड अ जॉब। ब्लेस्ड इज ही हु हैज फाउंड अ जॉब, ठीक है। दैट के जगह हु इस्तेमाल होगा, क्योंकि हु जो है ना वो पीपल को रिप्रेजेंट करता है, और दैट जो है वो पीपल, एनिमल, ग्रुप, थिंग्स सबको प्रेफर करता है, सबको रेफर करता है, ठीक है। और हु हम लोग स्पेशली तभी रेफर करते हैं जब हम लोग किसी इंसान के बारे में बात करें। यहाँ पे होगा हु, ब्लेस्ड इज ही हु हैज फाउंड अ जॉब, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे 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 आगे। ब्लेस्ड इज ही, अब इसका मुझे बताओ। ही इज मच इल टू डू एनी वर्क। मच यहाँ पे लगता है क्या? मच पच नहीं करने का भाई, मच नहीं लगता है यहाँ पे। क्या लगता है यहाँ पे? ही इज मच इल टू डू एनी वर्क, ही इज टू इल टू, पढ़ने से ही पता चल जाएगा। ही इज टू इल टू डू एनी वर्क, ही इज टू इल टू डू एनी वर्क। मच नहीं लगेगा यहाँ पे। मच क्यों नहीं लगेगा, ये भी तो एक सवाल है ना भाई। इट मीन्स मोर देन इज नेसेसरी और डिजायरेबल। तो यहाँ पे होगा टू। वन ऑफ द बॉय वॉज एबसेंट फॉर अ वीक। वन ऑफ द बॉय नहीं होगा, वन ऑफ द बॉयज होगा, बॉयज में से एक एबसेंट था, ठीक है। वन ऑफ द बॉयज वॉज एबसेंट फॉर अ वीक, ठीक है। अब यहाँ पे होगा गोपाल केम होम लेटली। लेटली का मतलब होता है गोपाल घर आया हाल फिलहाल में, लेकिन यहाँ लेटली नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? गोपाल केम होम लेट, ठीक है। लेट मीनिंग नॉट ऑन टाइम, और ठीक है लेट जो है वो एडवर्ब भी है, ठीक है। अगर हम लोग बोलेंगे गोपाल जो है वो जल्दी आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? गोपाल केम होम अर्ली। इसका ऑपोजिट करो, अगर गोपाल केम होम जल्दी आ गया तो गोपाल केम होम अर्ली, ठीक है। और अर्ली का ऑपोजिट क्या होता है? अर्ली का ऑपोजिट होता है लेटली, नहीं होता है, लेटली नहीं होता है, अर्ली का ऑपोजिट होता है लेट। लेटली मतलब लेटली पहले यूज होता है, जैसे लेटली, लेटली इज बीन डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, मतलब रिसेंटली, लेटली द प्राइजेस हैज सर्ड अ बिट। लेटली, लेटली पहले इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे होगा गोपाल केम होम लेट, गोपाल जो है घर लेट आया। अब अगला है सी वाज सिटिंग बिसाइड्स हिम। अब यहाँ तो साफ साफ पता चल रहा है कि बिसाइड्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा बिसाइड। सी वाज सिटिंग बिसाइड हिम, वो उसके बगल में बैठी थी। अगला सवाल है आवर होड इज स्मॉल एंड आवर हार्ट्स आर लार्ज। तो यहाँ पे होल्ड का मतलब पता है क्या है? जेब। लोगों का जो इच्छा है, जेब जो है वो छोटा है, स्मॉल नहीं होता है वहाँ पे।
स्मॉल जो हम लोग नाउन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, और होड जो है वो एक नाउन नहीं है, ठीक है। स्मॉल की जगह होगा आवर होड इज लिटिल, छोटा, एंड आवर हार्ट्स आर ग्रेट, और हमारा दिल जो है वो बहुत ही महान है, ठीक है। दिल बड़ा नहीं होता है, दिल महान होता है, ठीक है। वो तो हम हिंदी के भाषा में इस्तेमाल करते हैं और ऐसे करके, फिर भी मैं इसके लिए एक बार ये कर लेता हूँ। Our hoard is little, but our hearts are great. Small is used for nouns. For example, I have a small amount of time. I have a small amount of wine. और little is used only for uncountable nouns. जैसे hoard जो है वो uncountable है कि तुम्हारे जेब में कितना पैसा है, इच्छा है देने का, ठीक है। अब अगला हम लोग करते हैं, ये तो हो गया है ना। डाउट होने से कमेंट जरूर करना। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, अगला सवाल देखना है। ये हो गया ना, ये तो हो गया। अब अगला है यहाँ पे, आई एम गोइंग एट द गोइंग अवे एट द एंड ऑफ जनवरी। जनवरी का अंत होते होते तक मैं चला जाऊंगा कहीं और, एट होगा यहाँ पे। आवर फ्लैट इज ऑन द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेता हूँ एक बारी। So I am going away at the end of January. इन द एंड ऑफ जनवरी विल बी रॉन्ग, क्योंकि इन जो है वो इंडिकेट करता है क्या, इन जो है एक पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है, या फिर लार्ज या बड़ा प्लेस को। ऑन द अदर हैंड एट जो है वो इंडिकेट करता है पॉइंट ऑफ टाइम को, ठीक है। क्या इंडिकेट करता है, इन जो है वो पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है। वहीं पे ऑन जो है मतलब एट जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है। ये बता रहा है कि इस पॉइंट को, मतलब एट द एंड ऑफ जनवरी को हम दूर चला जाएगा, ठीक है। अब अगला चीज है, आवर फ्लैट इज ऑन द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। ऑन जो है वो सरफेस के लिए इस्तेमाल होता है, माने ऑन जो है, जैसे कि आवर फ्लैट इज ऑन द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, ऑन जो है वो सरफेस के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे ऑन द सीलिंग, ऑन द फ्लोर, ऑन द कारपेट, वहाँ पे ऑन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगला है, व्हाट टाइम डिड दे गेट टू द होटल। गेट टू सम प्लेस मीन्स अराइव एट और रीच। यहाँ पे अगर अराइव होता ना, डिड दे अराइव एट द होटल होता, अराइव के साथ एट लगता, लेकिन यहाँ पे गेट है तो गेट के साथ टू लगेगा, गेट टू द होटल, गेट टूगेदर। आई हैव नो आइडिया हु टॉम एल्टर वाज। मुझे नहीं मालूम कि टॉम एल्टर कौन था, मैंने उसके बारे में कभी सुना नहीं है। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ हिम, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ हिम, ठीक है। ऑफ जो है वो प्रिपोजिशन है जो कि इस्तेमाल होता है दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन जताने के लिए, हर्ड और हिम के बारे में, ठीक है। द प्रॉब्लम इज गेटिंग सीरियस, वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। मुझे जो प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही सीरियस होते जा रहा है, तो मुझे उसके बारे में कुछ करना है, ठीक है। वी टॉक्ड अबाउट दिस प्लान्स, दे टोल्ड द पुलिस अबाउट इट, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है। अबाउट कैन मीन विद द कनेक्शन ऑफ अबाउट। अब आगे है, ये सवाल है, यूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो क्या सिर्फ वर्ब लिखना है? नहीं, पूरा लिखेंगे जो सेंटेंस को सही बनाता है। सो इफ यू फाउंड अ वॉलेट, अगर आपको वॉलेट मिला तो, वी आर लेट, हम देरी कर चुके हैं, एंड द फिल्म विल हैव स्टार्टेड बाय द टाइम वी गेट टू द सिनेमा। जब तक हम सिनेमा पहुंचेंगे फिल्म जो है वो चालू हो चुकी होगी, तो फिल्म विल हैव स्टार्टेड, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, विल हैव स्टार्टेड। अगला है, व्हाट वाज रॉन्ग विद यू। क्या गलत था तुम्हारे साथ उस समय पे। व्हाई डिड यू गो टू द हॉस्पिटल, या फिर व्हाई डिड यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, ठीक है। व्हाई डिड यू गो भी हो सकता है, डिड यू हैव टू गो हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, सेंटेंस फ्रेमिंग कर सकते हो। आई एम थिंकिंग टू बाय अ हाउस, आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ हाउस, या फिर आई एम थिंकिंग ऑन बाइंग अ हाउस, कुछ भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो सही लगे, ठीक है। अब अगला है, शी टुक अ बॉटल फ्रॉम द बैग शी हैड बीन कैरिंग ऑल द वे। शी हैड बीन कैरिंग ऑल द वे, ठीक है, ऐसा कुछ है।
अब अगला क्या है, इसको मिटा देता हूँ, ये पूरा गंदा कर दिया मैंने, चलो कोई नहीं। तो बोरिंग का ऑपोजिट क्या होता है, हमको एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट, ठीक है। सिनोनिम बोलता तो हम लोग सिमिलर वर्ड ढूंढते, तो बोरिंग का ऑपोजिट क्या होता है, एक्साइटिंग। मुझे कुछ एक्साइटिंग करने का मन कर रहा है, आई एम गेटिंग बोर्ड, नो आई एम नॉट गेटिंग बोर्ड, आई एम फीलिंग एक्साइटेड। तो बोरिंग ऑपोजिट होता है एक्साइटिंग। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड कभी गलती से एक्सेप्ट कर लिया तुम्हारा प्रपोजल, तो एक्सेप्ट गर्लफ्रेंड, रिजेक्ट कर दिया तो एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा, है कि नहीं। हर जगह पे लिखा होता है एग्जिट यहाँ से, अंदर जाने का द्वार इस तरफ से है, बाहर आने का द्वार इस तरफ से है, एग्जिट यहाँ से है और एंट्री यहाँ से है। ये जाते हो डिज्नीलैंड। मिसएंथ्रोपिक, मिस माने एंटाई, एंटी, नो, गलती, ऐसे करके, ठीक है। मिसएंथ्रोपिक मतलब द पर्सन, और एंथ्रो मतलब क्या, एंथ्रो मतलब ह्यूमंस, द वन हु इज एंटी ह्यूमन, हु डोंट लाइक ह्यूमंस, हु हेट ह्यूमंस। तो जो हेट करते हैं वो मिसएंथ्रोपिक, और जो घुलते मिलते हैं, बातचीत करते हैं ह्यूमन से, उसको बोलते हैं सोशेबल, ठीक है। जैसे कि जिराफ या फिर काउ, काउ इज अ सोशेबल स्पीसीज, है ना। दूसरा है डिसेंट, इसका तो पढ़ा होगा, एक्सेंट और डिसेंट, ठीक है। ये शायद दिन और रात को बोलते हैं, शायद सूरज ढलने या उगने को बोलते हैं, एक्सेंट डिसेंट, वो आप देख लेना एक बारी, है ना। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई डाउट है तो फटाक से कमेंट करो, मैं जवाब दूंगा, यहीं पे बैठा हूँ मैं, है कि नहीं। अब अगला जो सवाल है ना, वो सबसे टफ वर्जन है, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको ट्रांसफॉर्म करना है सेंटेंस को, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग सेंटेंस एज डायरेक्ट, रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। कैसे रिराइट करना है, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हमको कन्वर्ट करना है। इनडायरेक्ट स्पीच मतलब, यहाँ पे पहले, यहाँ पे ये बोल रहा है ही सेड टू हिम, इसने उसको बोला, उसने उसको बोला क्या तुम्हारा नाम अहमद नहीं है, तो अब मुझे उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो अब क्या करेंगे, इसके जगह पे हम लिखेंगे ही आस्क्ड हिम। जब भी हमको इसमें कन्वर्ट करना होगा ना इनडायरेक्ट में, तो हम ऐसे करेंगे, हम सवाल को इंटरोगेशन में ले लेंगे, ही आस्क्ड हिम और इंक्वायर्ड हिम वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद, हिज नेम वाज नॉट अहमद, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो है ब्रेकेज करके है, उसने उसको बोला क्या तुम्हारा नाम अहमद नहीं है, ठीक है। और दूसरा हमने क्या किया इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच मैंने क्या, कि हम जो है डायरेक्टली उससे बात कर रहे हैं, तो ही आस्क्ड हिम, उसने पूछा उसको कि क्या तुम्हारा नाम अहमद नहीं है, ही सेड टू हिम, इसने उसको कहा क्या तुम्हारा नाम अहमद नहीं है, या फिर, ठीक है, ऐसे कुछ है। वर्ड्स जो है कम हो जाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। ही आस्क्ड हिम वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद। अब अगला सेंटेंस क्या है, अगला है व्हाई डिड योर ब्रदर राइट सच अ लेटर। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि आई एट एप्पल, एप्पल वाज ईटन बाय मी, यही है एक्टिव और पैसिव। मैं वहां जा रहा था, वहां जाया गया मेरे द्वारा, ठीक है। मैंने उसको कलम दिया, कलम दिया गया उसको मेरे द्वारा। मैंने उल्टा कान, उल्टा हाथ घुमा करके कान पकड़ना, ठीक है। पैसिव वॉइस का मतलब यही। तो व्हाई वाज सच अ लेटर गिवन बाय योर ब्रदर, व्हाई डिड योर ब्रदर राइट सच अ लेटर, तुम्हारे भाई ने ऐसा खत क्यों लिखा। तो व्हाई वाज दैट लेटर, व्हाई वाज सच अ लेटर, सच अ लेटर दैट नहीं, सच अ लेटर रिटन बाय योर ब्रदर, ठीक है। अगर यहाँ पे होता ना कि वाई डिड ही राइट सच अ लेटर, तो हम लोग बाय हिम नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे ब्रदर कह दिया तो हम लोग को बाय योर ब्रदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कुछ होता है इसमें। अब अगला है नो सूनर डिड ही एंटर द हाउस देन ही टुक ऑफ हिज कोट, नो सूनर डिड ही एंटर द हाउस देन ही टुक ऑफ हिज कोट। अब यूज एज सून एज लिखना है हमको, नो यूज इसको हटाना है, और इसको नो सूनर को हटा करके एज सून एज लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एज सून एज ही एंटर्ड द हाउस ही टुक ऑफ हिज कोट। ये जो है ना बहुत ही अटपटा सा सेंटेंस लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमको सीधा समझ में आ जाता है कि जैसे ये घर पहुंचा, इसने कोट उतार दिया, गर्मी लग रही होगी या फिर कुछ भी फलाना ढिम का एक्स वाई जेड रीजन। तो एज सून एज ही एंटर्ड द हाउस,
ही टुक ऑफ हिज कोट। ठीक है, सिंपल है कि नहीं, सिंपल है कि नहीं। सोहन डजंट स्मोक एंड ही डजंट ड्रिंक, यूज नाइदर नॉर। सोहन नाइदर स्मोक नॉर ही ड्रिंक, ऐसा ही कुछ होना चाहिए कि नहीं। सोहन नाइदर स्मोक्स नॉर ड्रिंक्स, ऐसे करके हो जाएगा। सोहन, ऐसे लिखो भाई, नाइदर स्मोक्स नॉर ड्रिंक्स, ना वो दारू पीता है ना वो सुट्टा सोचता है। ठीक है, गुड। अब अगला सवाल है कि वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव, चेंज इनटू अ सिंपल सेंटेंस। अभी इसमें नहीं लग रहा है कि हम एक्स्ट्रा बढ़ा करके लिख रहे हैं, हमें खाना चाहिए नहीं तो हम जी नहीं पाएंगे। नहीं, सिंपल है कि हमें खाना चाहिए क्योंकि हम मर जाएंगे अगर नहीं खाएं तो। ठीक है, वी मस्ट ईट टू नॉट डाई, ऐसे करके लिख सकते हैं कि नहीं, या फिर वी मस्ट ईट टू लिव, इतना लिख सकते हैं, वी मस्ट ईट टू लिव। ठीक है, सिंपल। योर सिस्टर हेल्प्ड यू टू डू द असाइनमेंट, एड अ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग इसमें इस्तेमाल कर रहा है, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, योर सिस्टर हेल्प्ड यू टू डू द असाइनमेंट, डिडंट शी। मतलब ये पूछ रहा है कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारा असाइनमेंट किया, ऐसे बोल करके खत्म कर दिया। यहाँ क्वेश्चन मार्क का परेशानी नहीं आ रहा है, क्वेश्चन मार्क इसमें ऐड करेंगे। हम क्वेश्चन ऐड कैसे करेंगे, योर सिस्टर हेल्प्ड यू टू डू द असाइनमेंट, इजंट सी। सही में नहीं, क्या बोलते हो, इजंट सी, नहीं किया उसने, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, अगला है कि द डॉक्टर विल सी यू टुडे ओनली इफ इट इज एन इमरजेंसी। ठीक है, डॉक्टर तुम्हें तभी देखेगा अगर इमरजेंसी होगा तो डॉक्टर विल नॉट सी यू टुडे अनलेस इट्स एन इमरजेंसी। अनलेस का इस्तेमाल हम लोग ऐसे ही करते हैं कि कंडीशन होता है, जब कंडीशन होता है ना, जैसे यहाँ पे इमरजेंसी एक कंडीशन है, जब कंडीशन होगा तब हम लोग अनलेस का इस्तेमाल करेगा। जैसे कि आई विल नॉट लीव यू अनलेस एंड अनटिल यू चेंज द अप्रोच टुवर्ड्स मी, मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे छोड़ने को नहीं कहोगे। ठीक है, मैं तब तक, जब तक जो होगा ना, डॉक्टर विल सी यू टुडे अनलेस, डॉक्टर तुम्हें तब तक नहीं देखेगा जब तक तुम्हें कोई इमरजेंसी ना हो। द डॉक्टर विल नॉट सी यू टुडे, यहाँ पे यूज यहाँ पे होगा नॉट सी यू, स्टिल नॉट नहीं होगा। द डॉक्टर तुम्हें नहीं देखेगा तब तक जब तक कोई इमरजेंसी नहीं होगा, अनलेस इट इज एन इमरजेंसी, इफ नहीं होगा, इफ काट दो। ठीक है, ठीक है, अनलेस अनलेस इट्स एन इमरजेंसी। अब अगला है, यू कैन बोरो द बुक इफ यू रिटर्न इट सून, इज प्रोवाइडेड दैट। You can borrow that provided that you return it soon. You can borrow the book provided that you can borrow the book. You can borrow the book provided that, देखो इसका, ये बहुत इजी सवाल है यार, प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट सून, बहुत इजी सवाल है। मतलब एक कंडीशन है यहाँ पे भी कि तुम जो है मेरे से किताब ले सकते हो तभी जब तुम इसको जल्दी वापस लौटाने का वादा करते हो। प्रोवाइडेड दैट एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट सून। अब दूसरा है, आई कांट एक्सप्लेन द सिचुएशन, इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड, यूज टू। ठीक है, I cannot explain the situation because the situation is too complicated for me to explain. अब ऐसे हो सकता है ना, टू और टू इस्तेमाल करना, तो क्या होगा यहाँ पे, आई कैन एक्सप्लेन द सिचुएशन इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड, ये दो अलग अलग सेंटेंस, हमको इसको जोड़ करके करना है। क्या जोड़ के हम क्या कर सकते हैं, द सिचुएशन इज टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी एक्सप्लेन्ड, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, या फिर द सिचुएशन इज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी टू एक्सप्लेन। द सिचुएशन इज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी टू एक्सप्लेन। देखो ये सब सही है आंसर है, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, गलत सलत पढ़ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अब कन्वर्ट करना है अगला सेंटेंस को। ही ओड हिज सक्सेस टू हिज फादर, मतलब कि वो जो है अपना सक्सेस जो अपने बाप को दे दिया, सॉरी पापा को दे दिया। टू होम ही ओड हिज सक्सेस वाज हिज फादर, बढ़ा करके इसको जो है घुमा फिरा के बोलना है। तो अब हम पहले सवाल क्रिएट करेंगे, टू होम, किसको, उसने उसको, उसको किसको, उसने उसको अपना सक्सेस दे दिया। टू हुम ही ओड हिज सक्सेस, वो जिसको अपना सक्सेस ओ करता था वो कौन था, वाज हिज फादर। लो बड़ा चढ़ा के बोल दिया, टू हुम ही ओड हिज सक्सेस वाज हिज फादर। ठीक है, खत्म ये वाला पार्ट। अब अगला पार्ट क्या है, डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स, इसको मिटा दो यार, मैंने बहुत गंदी तरीके से लिखा है, ये मैं जब खुद के लिए तैयारी कर रहा था ना तब के लिए भाई। ठीक है ना,
तो अब अगला ये है एल्ट्रुइस्ट, सेनिलिटी। ये सब ना मुझे ना एक भी वर्ड नहीं आता था, तो मैंने सीखा है सारा एक से एक। मुझे लगता है कि आपको भी अगर नहीं आता एक भी शब्द तो आपको सीखना चाहिए। तो एल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है? एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है मैं मतलब वो मैं एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है वो आदमी जो कि वेलफेयर करता है, वेलफेयर करता है बिना ये सोचे कि उसको वापस में कुछ मिलेगा बदले में, बस वो वेलफेयर करता है। वेलफेयर मतलब दान का मतलब तो यही है कि उसको वापस कुछ नहीं मिलने का है। कर्ण जैसा, कर्ण वॉज एन एल्ट्रुइस्ट, ठीक है। तो महाभारत कैरेक्टर कर्ण वॉज एन एल्ट्रुइस्ट, ये लिख सकते हैं, क्योंकि सबको पता है कि कर्ण जो है वो उसका नाम ही जाना जाता है दान के लिए। तो हम लोग यहाँ पे एल्ट्रुइस्ट को ऐसे लिख सकते हैं, अ पर्सन सेल्फलेसली सेल्फलेसली कंसर्न्ड फॉर और डिवोटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? कर्ण वॉज एन एल्ट्रुइस्ट एंड ही वर्क्स फॉर द बेटरमेंट, ही वर्कड फॉर द कर्ण। कर्ण को मैं बहुत रेट करता हूँ यहाँ। कर्ण वॉज एन एल्ट्रुइस्ट as he worked for the betterment of the society। तुम भी कमेंट डाउन करके बताना कि तुम्हारा फेवरेट महाभारत कैरेक्टर कौन है, ठीक है। अगला सेनिलिटी का मतलब होता है क्या? सेनिलिटी से तुम सीधा समझो सठिया गया है आदमी, ठीक है। सेनिलिटी का मतलब तुम साफ साफ समझ लो कि सठिया गया है। सेनिलिटी का मतलब है द कंडीशन ऑफ बीइंग सेनाइल। अब सेनाइल का मतलब क्या है? हैविंग और शोइंग द वीकनेस ऑफ डिजीज ऑफ ओल्ड एज, स्पेशली अ लॉस ऑफ मेंटल फैकल्टीज, ठीक है। जैसे कि लोग डिमेंशिया का शिकार होते हैं, माने लोग जो है भूलना चालू कर देते हैं। सेनिलिटी मतलब सठिया जाना। सठियाने में क्या होता है कि दिमाग का सोचने का क्षमता कम हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आउट ऑफ 200 पीपल 100 डाइड ऑफ सेनिलिटी, 100 डाइड ऑफ सेनिलिटी, डिमेंशिया से या फिर और कोई बीमारी से, ऐसा जो ओल्ड एज में होता है जेनरली, जैसे क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थोपेडिक जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सब हो सकता है। ग्लिब का मतलब क्या है? सेड और डन टू इजली और केयरलेसली। जैसे कि महुआ मोइत्रा, महुआ मोइत्रा के ऊपर बहुत बात चल रहा है। तो महुआ मोहित्राज आंसर इन द लोकसभा was too glib, माने बहुत ही केयरलेसली अपना क्या बोलते हैं आंसर करी, बहुत ही केयरलेसली कुछ भी बोल दी, हरामी वरामी। लोकसभा में ऐसे कोई बोलता है क्या? नहीं ना, इसीलिए। अब ऑब्स्टेंसिबल का मतलब क्या? ऑब्स्टेंसिबल का मतलब है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं। ऑब्स्टेंसिबल का मतलब है स्टेटेड और अपियरिंग टू बी ट्रू बट नॉट नेसेसरीली सो। मतलब वो दिख रहा है कि वो कुछ दिखाने का कोशिश कर रहा है कि मैं ऐसा हूं, पर वो ऐसा नहीं। जैसे कि द ऑब्स्टेनेबल गोल वाज टू क्लीन अप गवर्नमेंट करप्शन बट their रियल एम वाज टू अनसीट द गवर्नमेंट। जैसे इट फील्स, ऐसा फील होता है कि मोदी गवर्नमेंट और बीजेपी इज ट्राइंग टू लुक trying to to be ostensible, ostensible। एक सेकेंड यार, ऑस्टेंसिबल, एक तो वर्ड ही इतना टफ है ना भाई, ऑस्टेंसिबल, ठीक है। इसको तुम देख लेना बैक करके। द मोदी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बी ऑस्टेंसिबल, द मोदी गवर्नमेंट और द बीजेपी इज ट्राइंग टू बी ostensible about about Hindu religion, but it is just for the vote bank, just for the vote bank। वो दिखाने का कोशिश करे कि वो हिंदू, प्रो हिंदू है, पर नहीं, ये सारी चीजें बस वोट बैंक के लिए, ठीक है। गाली भी पड़ सकता है इस बात के लिए, पर ठीक है, इट्स ओके। अब टॉर्टुअस का मतलब क्या है? टॉर्टुअस का मतलब है कि फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। लाइफ इज वेरी टॉर्टुअस। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि द रोड इज वेरी टॉर्टुअस, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर और भी लिख सकते हैं कि द स्ट्रीट्स आर नैरो टॉर्टुअस एंड इनएक्सेसिबल। कुछ भी लिख सकते हैं। स्ट्रीट्स आर नैरो, स्ट्रीट्स आर टॉर्टुअस टू ड्राइव ऑन, टॉर्टुअस टू ड्राइव ऑन, ठीक है कि नहीं? अब अगला कर लेते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्पेस, इन द स्पेस, ठीक।
सुपरलेटिव डिग्री इन स्पेस, हम लोग एग्जैक्टली स्पेस के बारे में बात करें क्योंकि वर्ल्ड में और पूरा यूनिवर्स में बस एक ही स्पेस है, द स्पेस। किड्स पोएट्री इज फुल ऑफ सेंसुअल और सेंसुअस इमेजरी। सेंसुअस माने क्या? सेंसुअल, सेंसुअस के अंदर में आता है, सेंसुअस के अंदर में आता है सेंसुअल, ठीक है। सेंसुअल जो है वो सेंसुअसनेस का एक बस पार्ट है, माने कि सेंसुअल का मतलब होता है सेक्सुअली अट्रैक्टेड और रिलेटेड टू सेक्सुअलिटी। लेकिन सेंसुअस का जब हम लोग बात करते हैं तो इट इज़ अबाउट बॉडी, ब्रेन और अबाउट द सेंसेस। टू बी वेरी क्लियर, इट इज़ अबाउट द सेंसुअस। तो पोएट्री जो है वो सेंसुअस है, ठीक है, अनलेस इट इज़ नॉट दैट पोएट्री। अगला है लीव असाइड द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को साइड रखो। सी वोंट पे इवन द प्रिंसिपल अमाउंट। अपना इच्छाओं को साइड रखो, वो प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं देगी। तो प्रिंसिपल जो है वो दो टाइप का होता है कि प्रिंसिपल, ये है थ्योरम्स वाला प्रिंसिपल, ठीक है। द प्रिंसिपल मतलब वर्किंग प्रिंसिपल बताओ, वहाँ पे यहाँ पे पी एल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पी ए एल कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ये है मास्टर वाला प्रिंसिपल, या फिर वो अमाउंट वाला प्रिंसिपल अमाउंट, माने जो हम पे किए ऑलरेडी उसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अगला सवाल है क्या? रिसर्च डिमांड्स एन इंटेंस स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट या फिर इंटेंसिव स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट। तो इंटेंस जो है ना वो सिचुएशन बेस्ड होता है। इंटेंस हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेंस इज सिचुएशन बेस्ड। जैसे कि आई वॉज इन ए इंटेंस सिचुएशन, द वर्क वॉज वेरी इंटेंस और द डे वेंट सो इंटेंस। मतलब वो सिचुएशनल होता है, इन्वायरमेंटल होता है। इंटेंसिव क्या होता है? इंटेंसिव जो है वो फीलिंग है कि हमें जो है बहुत ही इंटेंसिव स्टडी करना पड़ा, इंटेंसिव वर्कआउट करना पड़ा, ये काम है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट इज इंटेंसिव। अगला सवाल है, दिस इज नॉट एन डैश एग्जॉस्टिंग लिस्ट एट ऑल। दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट एट ऑल। एग्जॉस्टिंग मतलब वो होता है जो तुमको ड्रेन कर जाए। एग्जॉस्टिव जो है वो एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग है। एग्जॉस्टिव लिस्ट था वो, एग्जॉस्टिव काम था वो, ठीक है, ऐसा कुछ। तो अब हो गया, इसको ये खत्म हो गया। अब हम लोग अगले देखते हैं, इसका एग्जॉस्टिव होगा, याद रखना। और ठीक है ना, अब अगला देखते हैं, कोल्ड कंफर्ट। ये तो कमाल का दिया था भाई कसम से। कोल्ड कंफर्ट का मतलब क्या है? मतलब कि जैसे तुम्हारा टांग टूट गया और मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा किडनी फेल हो गया, स्टिल कह रहा हूँ कोई बात नहीं सब ठीक हो जाए। तुम मर गए तब भी मैं कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। इसको बोलते हैं कोल्ड कंफर्ट। माने तुम्हारा कुछ बहुत हैवी लॉस हो गया है, उसके ऊपर तुमको तुमको बहुत ही रूखा सूखा सा कंफर्ट मिल रहा है। मतलब अगर मेरा किडनी फेल हो गया तो हमको क्या मिलना चाहिए? हमको असिस्टेंस मिलना चाहिए, हमको पैसा मिलना चाहिए कि हमको डॉक्टर के पास जाकर के चेक करवा करके ठीक करवा ले। लेकिन कोल्ड कंफर्ट का मतलब वही है कि कुछ हो नहीं सकता उसका, फिर भी आप जो है कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं तो कोल्ड कंफर्ट के लिए? um, क्या दे सकते हैं यार कंफर्ट के लिए? द न्यूज दैट आई गॉट अ मीगर रेज इज कोल्ड कंफर्ट आफ्टर नॉट गेटिंग द बिग प्रमोशन। मतलब कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग, किस चीज के लिए? आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू गेट प्रमोशन, promotion, but instead of that, I got a raise, which was a cold comfort to me. But instead of that, I got a raise. इसको हटाओ ना, ये तो बहुत बड़ा हो गया ना, शॉर्ट देखते ना। She said okay. She so said it's okay. Felt like cold comfort after losing my earlobe. मतलब मैं अपना कान खोने के बाद उसने बोला इट्स ओके, ये मुझे बहुत ही कोल्ड कंफर्ट जैसा महसूस हुआ, ठीक है। समझ लो कोल्ड कंफर्ट का मतलब क्या है? ठंडा कंफर्ट, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है। अब मुर्गा कट गया, उसको बोला कोई बात नहीं तू मर गया, ठीक है। तो ये कोल्ड कंफर्ट है, कोई बात नहीं क्या है भाई, बात बहुत बड़ा है। नाउ एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक का मतलब क्या है? बहुत मेहनत किया हो और खेला खराब हो चुका हो, ठीक है। मतलब बहुत मेहनत किया हुआ तुमको पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले। तो देयर होप्स एंडेड इन स्मोक आफ्टर लूजिंग 5 विकेट्स फॉर जस्ट 62 रन्स। जैसे कि इंडियाज इंडियंस इंडियंस होप इंडियंस होप्स
ended in smoke when they knew, when they got to know, Australia was in the finals. Aussies were in the finals. मतलब भारतीय जो है अपना होप पहले ही खो दिए थे जब उनको पता चला कि ऑजीज जो है वो फाइनल्स में आ चुके हैं. ठीक है. इंडेड स्मोक मतलब पूरा एकदम आशा ही टूट जाना सब कुछ. फेदर वंस नेस्ट. फेदर वंस नेस्ट मतलब जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, सेल्फिश आदमी जो सिर्फ अपना जेब भरने के बारे में सोचता हो. ठीक है. फेदर्स क्या था? फेदर्स वन नेस्ट मतलब मेक मनी फॉर वन सेल्फ इन एन अपॉर्चुनिस्टिक और सेल्फिश वे. तो इसका मतलब इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हिम मतलब कि अभी क्या होता है कि ब्लैकमेल ज़्यादा चलता है, महिलाओं को ब्लैकमेल किया जाता है. तो इंस्टेड ऑफ helping her, he feathered his nest. He decided to feather his nest by blackmail. By blackmail. ठीक है, ये सीन है. दूसरा इनकम्बेंट अपॉन. इनकम्बेंट अपॉन मतलब होता है क्या? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हो, जिससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कोई भी चीज़ का. तो he felt it was incumbent upon him to take over the responsibilities of his father's business. इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा. आप पढ़ोगे ना तभी हो जाएगा काम, ऐसे नहीं होगा. क्योंकि इनकम्बेंट अपॉन आपको बोलने में प्रॉब्लम आ रहा है सबसे पहले. ठीक है. जैसे कि if I was knowing exactly the way I wanted to say, if I knew the word very early, what I would have probably said, I would have said that what I would have said that he felt it was incumbent upon him to take over the responsibilities on his father's business. मतलब कि उसको लगा कि जब उसके पापा बिजनेस छोड़े तो जो दारोमदार जो था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो था वो उसके ऊपर आन पड़ा. ही फेल्ट टू बी इनकम्बेंट अपॉन हिम मतलब हिमसेल्फ टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हिज फादर्स बिजनेस. ठीक है. तो ऐसा कुछ है, ये बोल सकते हैं इनकम्बेंट अपॉन. हिंदी में भी मतलब एक बार ही देख लेना ताकि इजी पड़ जाए. लाफ इन वन स्लीव मतलब सीक्रेटली कोई हंस रहा है. जैसे कि मेरा पैंट फट गया, पार्टी में गए और कोई दोस्त देख लिया, तो वो जो है अपने मन में मंद मुस्कुरा रहा है पूरा कि फट गया साले का. ठीक है. टू रिजॉइस और टू बी अम्यूज सीक्रेटली और कंटेम्प्चुअसली. ठीक है. एज एट अनदर्स मिस्टेक्स और मिसफॉर्च्यून्स. ठीक है. I laughed in my sleeves when I got to know about his tore pant. ठीक है. ये लिख सकते हैं. आपको बेसिक मीनिंग बता करना है. आपको ऐसा हार्ड नहीं बनाना है. आराम से बना सकते हो जैसा भी इच्छा करें. तो यहीं पे ये पूरा का पूरा सेशन खत्म होता है. इस सेशन में सीखने को यही मिला है कि आपको अंग्रेजी भी आनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको 75 से 100 नंबर लाने हैं इसमें भी, है कि नहीं. 300 में से आप मान के चलो 75 नहीं 100 मान के चलते हैं ना, क्या दिक्कत है. 100 आपको लाना है पास करने के लिए. तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो. मैं नया वीडियो बना दूंगा या फिर डाउट वहीं पे सॉल्व कर दूंगा. और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो है ही, हमेशा से ही करना तो है कि नहीं. तभी तो कनेक्शन बनेगा. रिश्ता बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay, so please like, share, subscribe, and if there is any problem regarding any of the subjects, you can simply comment down, and I will be there to cater your needs. Okay, see you. Tata. Bye bye.